हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर रायगढ़ छत्तीसगढ़, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो भैया, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, तो आज उस कड़ी का पहला जो है वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं अपन। इसमें एक चीज़ जानिए कि चूंकि ये पहला वीडियो है, तो हम पहले थोड़ी सी सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस दौरान, और फिर हम जानेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, यानी छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। और यदि आप छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास आसान टॉपिक समझ रहे हैं, तो इतना भी आसान नहीं है वो। इससे मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो तो हम चर्चा करेंगे, और साथ ही कुछ ऐसे तथ्य भी आपको बताएंगे जो हो सकता है आपने और वीडियो देखे हों या और किताबें पढ़ी हो, उनमें आपको ना मिल पाए हों। तो वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है और अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना है। तो इसके लिए आप कॉपी पेन पकड़ करके पहले तो तैयार रहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। शुरू करेंगे, बहुत समय नहीं लेते इंट्रोडक्शन में। अच्छा हाँ, जिनको सिलेबस वाला पार्ट ऑलरेडी पता है वो वीडियो को चाहे लगभग 15 मिनट स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सुनना चाहें तो ये यकीन जानिए कि आपको इस दौरान भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। तो हम सिलेबस वाले पार्ट पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। और जब बात करते हैं इतिहास शब्द की, तो इतिहास शब्द अपने आप में एक बहुत गंभीर मायने रखता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इतिहास अपने आप में समग्र ज्ञान है। ये किसी भी अन्य विषय से ज़्यादा विशिष्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल ऐसा है कि इतिहास क्या है? क्या आपका कोई इतिहास है? कुछ तो होगा, काला इतिहास, गोरा इतिहास, आपने कुछ ऐसा कर रखा हो। तो इसका उत्तर होता है कि आप और हमारा इतिहास तब तक नहीं बनता जब तक हम जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल ना कर लें जिसने देश काल, जाति, समाज, सभ्यता पर कोई प्रभाव छोड़ा हो। उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी, और नहीं तो एक सरल शब्द, एक सरल लाइन की परिभाषा आपको बता देते हैं। इतिहास उन घटनाक्रम को कहते हैं, या उन घटनाक्रम का वर्णन है जो कि देश काल, समाज, सभ्यता को प्रभावित करता है और लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी सीख ले सकती है या कोई प्रेरणा ले सकती है। तब इतिहास की बात होती है। आप और हम जब तक कोई उपलब्धि हासिल ना करें, हमारा कोई इतिहास नहीं है, न काला न गोरा। उम्मीद करता हूँ इतिहास आप समझ पा रहे होंगे। तो इतिहास बहुत सारे अलग अलग कालखंडों में बांट करके पढ़ा जाता है। हम भी हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसको अलग अलग कालखंड में बांटेंगे, और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा। क्योंकि पहला लेक्चर हम ये शुरू कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम पहले कालखंड देख लेते हैं। तो बेसिकली इतिहास को ना 3 भागों में बांटा जाता है कालखंड के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ये हो गया आपके लिए प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपके लिए एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। सवाल ये है कि ये वर्गीकरण किस तरह से संभव हो पाता है। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि जब इंसान ने जन्म लिया तो भाई या मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो उस क्रम में ऐसा तो नहीं था कि हम सीधे होमोसेपियंस वाली प्रजाति में आ गए। हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़े हैं। दुनिया जब बनी, एक कोशीय जीवों से ये सफर शुरू हुआ, और बहुकोशीय जीवों में, वो भी जिनमें बुद्धिमत्ता है, वहां तक पहुंचने में एक लंबा सफर लगा। इंसान भी पैदा होते ही इतना सक्षम या इतना होशियार नहीं हो गया था जैसे आज के हम होमोसेपियंस को देखते हैं। प्राइमेट्स या नर वानर जो है उस रूप में विकसित होना फिर धीरे धीरे शुरू हुआ था। तो ये जो कड़ी रही है उसमें 2 चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती है या जानवर वाले वर्ग से पृथक करती है। क्या 2 चीजें? एक आपका अंगूठा, और दूसरा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता। आप अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यही 2 चीजें आपको इंसान बनाती हैं। एक आपका अंगूठा और दूसरा अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो अंगूठा मिला हमें और अभिव्यक्त करने की क्षमता हमारे पास है। भाई, अंगूठे के प्रयोग से लिखना संभव हुआ, और आपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए डॉक्यूमेंट छोड़ रखे हैं। वही डॉक्यूमेंट इतिहास को इतिहास बनाने में मदद करते हैं। आपने जो कुछ देखा, समझा, अनुभव किया, वो सब आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना शुरू किया, और फिर इतिहास की शुरुआत हुई। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे। इसी कालखंड में अगर हम देखें तो हमें इतिहास पर ये जो 3 खंड दिखाई दिए। तो शुरुआत में मनुष्य स्टोन एज में रहता था, पाषाण युग में, पत्थरों के बीच रहने वाला। तो वो जो है कालखंड हमारे लिए कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। धीरे धीरे बुद्धिमत्ता का विकास होने के साथ साथ, क्योंकि इसी कालखंड में उसके बुद्धिमत्ता का विकास हुआ,
फिर वो सभ्यताएं बना करके रहना शुरू किया, जहां एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की नींव पड़ती दिखाई देती है। सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह की बात कर रहे हैं। ये समय आते आते हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, और उसके बाद जो आर्य हैं बाहर से आए ये माना जाता है। हालांकि अब कुछ शोध कह रहे हैं कि भारत में ही आर्य रहे हैं हमेशा से, तो वो जो भी हो विषय, लेकिन उसके बाद ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। वैसे ये वर्गीकरण इन आधारों पर ना करके बेहतर होगा हम ऐसे समझे कि मनुष्य के पास जब अपनी लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी कोई, और उसके बाद भी उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। कैसे किया? गुफा में चित्र बना दिए, लिखना तो जानता नहीं था तो चित्र बना दिए, और चित्र बना करके आने वाली पीढ़ी के लिए मैसेज दिया कि आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कैसे जीवन चलता है, सरवाइव कैसे करते हैं। तब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी ऐसा समय जब इंसान के पास लिपि जो है वो नहीं है, वो आपके लिए प्राग ऐतिहासिक काल है। तो फिर किनका सहारा लिया उसने? गुफा चित्र या भित्ति चित्र? अभी भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए गए पेंटिंग या पत्थरों पर बनाए गए चित्र जो है, शैल चित्र आप कह सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए प्रागैतिहासिक काल, लिपि का नहीं होना। फिर दूसरे, जब लिपि है लेकिन वो लिपि हमारे समझ नहीं आई, लिपि तो थी, उन्होंने लिख भी रखा है, और लेकिन वो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, तब हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ इशारा करता है, क्योंकि अब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता को जान नहीं सके हैं, समझ नहीं सके हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमने उनकी लिपि को डिकोड नहीं किया है। बहुत लोग ट्राई किए लेकिन अब तक फेल ही रहे हैं। तो ये जो है हमारे लिए आद्य ऐतिहासिक काल, जहां लिपि है और वो लिपि इतनी कठिन है कि अब तक डिकोड नहीं की जा सकी। तो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल, वो समय जब लिपि विकसित हो गई और वो विकसित लिपि आपके और हमारे समझ में भी आती है, तब फिर ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। और यहां से मिलने शुरू होते हैं साक्ष्य, और उन साक्ष्य, ऐसे ठोस साक्ष्य जो कि प्रमाणित हैं, तब फिर हम इतिहास का बेहतर अवलोकन कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। तो हम यही कालखंड में बांट करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज के भीतर देखेंगे। 4 कालखंड में बांटेंगे इसे: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण और नव पाषाण काल। यानी एकदम शुरुआती मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर के हम उसके नव पाषाण काल विकसित होने तक का सफर तय करेंगे। यानी जब वो खेती वेती सीख गया था, पशुपालन जान गया था, आग लगाना जान गया था, ये सारी चीजें जब वो जान गया था, तब तक हम चलेंगे सफर को लेकर के। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। और चूंकि अगर हम भारत के नक्शे पे थोड़ा सा गौर करें तो हमको एक चीज तो क्लियर होती हुई दिखाई देती है कि भारत के हमारे इस हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग इतना, हम महाराष्ट्र इंक्लूड करेंगे, लगभग इतने पे आकर के आपको खत्म हो जाती है। छत्तीसगढ़ हमारा इस तरफ दिखाई देता है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं है, तो हम आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहां से ढूंढेंगे? हाँ, लेकिन इस बीच एक चीज हो रही थी, वो था धातु कर्म। इंसान ने धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु बनी थी। धीरे धीरे सभ्यता और आगे बढ़ती गई, और आर्य जब आए तो फिर लोहे का प्रयोग भी होने लग गया। तो उसके बाद की जो सभ्यता है उसके लक्षण हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे। यानी ताम्रयुगीन सभ्यता भी देखेंगे और लौहयुगीन सभ्यता भी देखेंगे, जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता का बहुत कम है, लेकिन लौहयुगीन सभ्यता के बड़े साक्ष्य और माइंड में बहुत बड़े स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का तो लगभग हो गया। वैदिक काल या फिर जो तीसरा वाला एरा है उसकी तरफ जब हम बढ़ेंगे सिलेबस में, तो एक चीज जानने की जरूरत है हमारे कि आर्य, जहां तक माना जाता है, मैक्स मूलर एक बहुत बड़े ज्ञाता हुए, उनके अवधारणा पे कि आर्य बाहर से आए थे, और उनके अगर कॉन्सेप्ट को मान करके चले तो आर्य अपने साथ ऋग्वेद को बाहर से लेकर के आए थे, और बाकी के जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो भारत में रचित हुए। यानी कि ऋग्वेद बाहर से लाया गया और बाकी तीनों वेद यहीं बैठ करके रचे गए। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऋग्वेद चूंकि बाहर से आया है तो छत्तीसगढ़ तक पहुंचा नहीं होगा, यानी ऋग्वैदिक काल के साक्ष्य हमारे यहां दिखने नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद के जो साक्ष्य, उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं, उसके थोड़े बहुत साक्ष्य छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके, मध्य प्रदेश में जैसे विंध्याचल पर्वत है,
या रेवा नदी है, या रेवा नदी किसी को है, नर्मदा को कहते हैं। तो ये सारे साक्ष्य आपको दिख जाएंगे उत्तर वैदिक में, लेकिन फिर भी वैदिक काल का बहुत ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन उसके बाद एक युग की शुरुआत हुई जिसको हम कहते हैं महाकाव्य युग। उस महाकाव्य में हमारे पास दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण, बट ऑफ कोर्स वाल्मीकि जी की रचना, और वाल्मीकि जी का आश्रम छत्तीसगढ़ में है तो बड़ा जरूरी हो जाता है, उसके भर भर के साक्ष्य। और इस साल इससे प्रश्न आना गारंटी है, तो आपको ये वाला पार्ट तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ आगे के वीडियोज में। उसके बाद है महाभारत काल, महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत, और उसमें भी छत्तीसगढ़ में का वर्णन जो है बहुत सारी जगह पर दिखाई देता है, तो वो भी हम देखेंगे। इतनी सारी चीजें हो गई। इसके बाद का जो कालखंड है, एक्चुअल में हमारा सिलेबस जो है मेन वहां से शुरू होगा जहां से आपको क्रमबद्ध पढ़ाई मिलेगी। तो ऐतिहासिक काल के भीतर महाजनपद काल पढ़ेंगे हम। महाजनपद काल क्या होता है? तो यार शुरुआत में राजा महाराजा लोग अपने क्षेत्र को लेकर के विस्तार करने की नीति अपनाते थे, जैसा आजकल चीन अपनाता है, तो बस इस तरह से विस्तार करने की नीति। और उसी नीति में जो राज्य बड़े हो जाते थे, क्षेत्र विस्तार कर लेते थे, उन्हें महाजनपद कहा जाता था। अब इस तरह 16 बड़े महाजनपद बने, जिसमें से 2 का संबंध छत्तीसगढ़ से है, तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में मौर्य राजवंश जो कि मगध राजवंश का हिस्सा है उसका प्रभाव, फिर दक्षिण भारत से आए हुए सातवाहन राजवंश को पढ़ेंगे। मेघवंश लगभग दूसरी शताब्दी के आसपास मेघवंश का वर्णन बहुत थोड़ा सा है, ये जानेंगे। वाकाटक, गुप्त, अच्छा ये जो चैप्टर है ना वो काफी गुथा हुआ है एक साथ, वाकाटक, गुप्त और नल, यानी आपने एक पढ़ लिया तो दूसरा और तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो आप छोड़ सकते हैं मुझ पे। और कुषाण 1-2 लाइन का, तो ये जो है आपके लिए शुरुआती स्थल में हम जो है देखेंगे ऐतिहासिक काल के। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो ज्यादा और महत्वपूर्ण दिखाई देगा, स्थानीय राजवंश। स्थानीय राजवंश के भीतर हम पढ़ेंगे राजर्षि तुल्यकुल, इसके बाद पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक काफी लोकल है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नल राजवंश, ये वही वाला नल राजवंश जिसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। शरभपुरी राजवंश, छत्तीसगढ़ का एकदम ओन लोकल राजवंश। पांडु सोमवंश, वो जो सिरपुर का गौरव है वो वाला। और बाण वंश, यानी कोरबा पाली का शिव मंदिर, बहुत बार पढ़ा होगा आपने या जिक्र सुना होगा, वो इसी से रिलेटेड है, तो इसका वर्णन पढ़ेंगे। तो यहां तक कहानी जो रहेगी वो प्राचीन छत्तीसगढ़ चल रही होगी। इसके बाद जब शुरू करेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा और आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, आपका याद करने का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम पढ़ने वाले हैं कुछ 4-5 राजवंश। एक्चुअल में देखें तो एक सबसे बड़ा राजवंश मिलेगा, कलचुरी नाम रहेगा उसका। तो ये जो कलचुरी राजवंश है हमारे पास, ये 2 खंड में रहेगा, एक रतनपुर के कलचुरी रहेंगे और एक रायपुर के कलचुरी रहेंगे। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। रतनपुर के कलचुरी का काफी लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, रायपुर के कलचुरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज सरल बनाने के लिए मैं हूं ना आपके पास। फिर बात करेंगे बस्तर। तो बस्तर में भी अगेन हम 2 राजवंश पढ़ेंगे। एक बस्तर में छिंदक नागवंश जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दंतेवाड़ा का सुंदरता देखते हैं, बारसूर की सुंदरता देखते हैं, तो आपको छिंदक नागवंश को धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे काकतीय राजवंश जो बाहर से आए, इंट्रूडर थे, ये भी तेलंगाना साइड से आए और यहाँ राज करने लगे, हालांकि दंतेश्वरी मंदिर इन्हीं की देन। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कवर्धा चल के। कवर्धा में एक राजवंश हुआ फणी नागवंश। अब ये फणी नागवंश की कहानी बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये राजवंश अक्सर मिक्सअप होता रहा, कभी कभी कलचुरियों के साथ, रतनपुर के, कभी रायपुर के, और फिर बस्तर के जो राजवंश है उनसे इनका साम्यता दिखाई देगा। एक सोमवंश और मिलेगा यहाँ पर, तो आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत देखेंगे, उड़ीसा का सोमवंश, बहुत छोटा चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम आधुनिक पहुंचेंगे और यहीं पे पढ़ाई जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत भी मांगेगी, सबसे ज्यादा डिटेलिंग भी मांगेगी और मेंस के लिए तो बहुत जरूरी हो जाएगी। यहाँ पे मराठे आए और मराठों ने छत्तीसगढ़ को टेक ओवर किया था, कलचुरियों से जीत लिया था और फिर बाद में बस्तर क्षेत्र पर भी अधिकार काफी हद तक उन्होंने किया। तो यहाँ फिर आपको मराठे दिखाई देंगे। मराठों का शासन बाद में अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया था, उन्होंने हड़प लिया। तो मराठों के बाद हमारे पास आएंगे अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद हम लड़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष। ये जो है आपका सिलेबस रहेगा, इतना सब देखना है और ये कालखंड में आपका सिलेबस है। सिलेबस इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं कि हाँ मैं ये मिस कर गया था, बौद्ध युग और जैन युग भी पढ़ाऊंगा आपको, घबराए नहीं। तो इतना ही है सिलेबस। तो सिलेबस में तो मेरे ख्याल से आपको कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिलेबस सबके पास है। पहली चीज ये करिएगा, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा सिलेबस का, नेट से डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें। पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस का रोज अवलोकन करें, कितना भाग आपका कवर हो गया है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है।
ठीक है, और अब एक छोटा सा पॉज लेंगे और फिर हम छत्तीसगढ़ के नामकरण की कहानी पढ़ेंगे। तो ऑलराइट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये वाला हिस्से पे जहां सिलेबस मेंशन था नामकरण हो चुका है। तो अब आज जो चैप्टर है वो जानेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। तो भाई बहुत सिंपल है, और सिंपल होने के साथ साथ मैं इसको महत्वपूर्ण भी बनाने वाला हूं आपके लिए मेंस के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के नामकरण की। एक तो बड़ा अच्छा नाम है छत्तीसगढ़, और इससे ये पता चलता है कि यहाँ कभी छत्तीसगढ़ रहे होंगे या अब तक हैं, जिसके कारण यह नामकरण हुआ है। लेकिन क्या सीधे सीधे छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ? ऐसा नहीं है। ये कहानी हम एकदम फ्लैशबैक में ले चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो मैं वापस आपको वहां ले चलता हूं जहां सिलेबस में मैंने आपको महाजनपद काल बताया था। मैंने आपको बोला कि 16 महाजनपद होते थे, जिसमें 2 का संबंध छत्तीसगढ़ से है। और उनमें से कौन कौन सी जनपद थी हमारे पास? तो यहां ध्यान देंगे, एक थी कौशल जनपद और दूसरी जो जनपद थी वो थी चेदी। मैं दोनों का संबंध अभी आपको बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं कौशल जनपद की। कौशल जनपद, इसका संबंध छत्तीसगढ़ से इसलिए भी लगाया जा सकता है क्योंकि माता कौशल्या के जन्म स्थान के रूप में कौशल प्रदेश को जाना जाता है। माता कौशल्या के जन्म स्थान पर ही कौशल नाम पड़ा। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह नाम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को निरूपित करता होगा या बताता होगा। लेकिन कालांतर में आगे चल करके कौशल क्षेत्र का 2 भाग में विभाजन हुआ, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। और इसका जिक्र भी आपको रामायण में मिलते हुए दिखाई देता है, जहां राम जी ने अपने दोनों पुत्रों के बीच बंटवारा किया या राज्य को बांटा, जिसमें उत्तर कौशल यानी अवध क्षेत्र का अधिकार मिला लव को और दक्षिण कौशल का अधिकार मिला कुश को। तो यहां से एक शब्द निकल करके आया दक्षिण कौशल। तो यहां यह अवधारणा जो है दक्षिण कौशल की वो मजबूत होती हुई दिखाई देती है हमको। तो एक नाम तो स्पष्ट मिल गया छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन नामों में, या तो उसे हम कौशल प्रदेश कह सकते हैं और या हम उसे दक्षिण कौशल क्षेत्र कह सकते हैं। तो 2 चीजें यहां पर क्लियर हो गई, कौशल प्रदेश और दक्षिण कौशल। अब यही कहानी सबसे ज्यादा सटीक दिखाई देती है, और इसीलिए अगर आपको बोले कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है तो आपको उत्तर लगाना है दक्षिण कौशल क्षेत्र। कौशल इसलिए नहीं क्योंकि पूरे कौशल में अवध भी इंक्लूड है और हम अवध वाला हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको दक्षिण कौशल शब्द ज्यादा चुनना है। अब आते हैं इसके थोड़े से आगे विकास की तरफ। तो पुराण हो चाहे महाकाव्य हो, बार बार पुराणों में या महाकाव्य में आपको दक्षिण कौशल क्षेत्र का वर्णन दिखाई देता है और यही शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। अब यहां जो कौशल शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं। कौशल शब्द एक्चुअल में बना कैसे? संस्कृत में एक शब्द होता है कुशल, कुशल मंगल कहते हैं, हाँ बस वही वाला कुशल, जिसका अर्थ होता है मुदित। मुदित मतलब प्रसन्न, खुश। तो वो खुशहाली वाला प्रदेश वही कौशल प्रदेश या कुशल प्रदेश से बना शब्द। और यह अवधारणा कहीं कहीं सटीक भी दिखाई देती है। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक खुशहाल प्रदेश की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कौशल शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कुशल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मुदित या प्रसन्न होता है। तो इसलिए अपन इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि भाई दक्षिण कौशल शब्द सटीक होगा। अब इसको भाई इतिहास प्रमाण मांगता है या प्रूफ मांगता है। ऐसे ही एक प्रूफ मिला कोसलीय ग्राम। अब ये कोसलीय ग्राम एक्चुअल में आपको बिलासपुर के भीतर प्राप्त होगा। मल्हार जगह है, बहुत फेमस जगह है, पर्यटन स्थल है। वहां पर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर एक सिक्का मिला जिसपे ब्राह्मी में लिखा हुआ था गामस कोसलीय। अब गामस कोसलीय यानी एक चीज और दिखाई दे रहा है कि हाँ कौशल प्रदेश को ही ये डिनोट बता रहा होगा या निरूपित कर रहा होगा। तो ये एक प्रूफ भी हो गया हमारे पास। तो अब दक्षिण कौशल और कौशल का हमारा जो भेद है वो खुल रहा है कि क्यों इस तरह का नाम है। इसके बाद अगर देखें तो उड़ीसा के इतिहासकारों ने संबलपुर राजा के लिए भी कौशलेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संबलपुर हमारी सीमा में लगता है छत्तीसगढ़ की, और संबलपुर कभी बहुत दिनों तक छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी रहा या अधिकार क्षेत्र में भी रहा। तो भाई कोई आश्चर्य नहीं कि इस क्षेत्र के राजा को कौशलेश्वर कह दिया जाए। ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस क्षेत्र का नाम कौशल और कौशल से दक्षिण कौशल बना होगा। ये श्योर हो गया, आपको उत्तर लगा के आना है दक्षिण कौशल। तो ये था। इसके बाद दक्षिण कौशल से ये सफर आगे बढ़ा और दक्षिण कौशल से बदल गया महाकौशल। ये महाकौशल शब्द आया अंग्रेजों के समय, और अंग्रेजों ने महाकौशल शब्द का कुछ दिनों तक प्रयोग किया या यूज किया। अब सवाल यह है कि महाकौशल कैसे हो गया दक्षिण कौशल? तो ये तो बता सकते हैं कौन? तो
ए कनिंघम साहब, ये पुरातत्वविद हैं, यानी कि इतिहास को खोद खोद कर निकालने वाले व्यक्ति। तो इन्होंने महाकौशल शब्द का प्रयोग कर दिया। अब ये क्यों किया, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है जो कि आप सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। ऐसा है कि जब किसी क्षेत्र के महत्ता या उसकी महानता बताना होता है तो उसके सामने हम महाशब्द लगा देते हैं या महान शब्द लगा देते हैं, द ग्रेट यूज करते हैं ना, बस उसी तरह से। जैसे अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र है जिसका नाम महासमुंद हो गया, या फिर हमारी नदी को देखते हैं महानदी हो गई। तो इस तरह विशेषता या महत्व बताते हुए किसी क्षेत्र में आप इस तरह का शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो कनिंघम को यह तो पता चला होगा कि यह क्षेत्र कौशल या दक्षिण कौशल कहलाता है, लेकिन वो इसकी महानता अपने लेख में बताना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने महाशब्द का प्रयोग कर दिया होगा और ये नाम फिर प्रचलित हो गया और महाकौशल काफी दिनों तक छत्तीसगढ़ को जाने जाने लगा। हालांकि ये तथ्य भ्रामक है और इसको पुष्टि नहीं किया जा सकती या इसको श्योर नहीं माना जा सकता कि छत्तीसगढ़ कभी महाकौशल रहा है। हाँ, एक चीज और है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का जब राज था तो बहुत वैभव था, कहते हैं रतनपुर को तो सोने की नगरी कह देते थे। उन दिनों जो यहाँ के साक्ष्य वगैरह मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ के वैभव, अकूत धन संपदा को बताते हैं। तो ये भी शायद प्रभावित कर गया होगा इतिहास लेखन के समय। या फिर सहस्त्रार्जुन नाम के एक शासक है, उनका संबंध जोड़ते हैं रतनपुर वाले खुद से, तो यहां से भी शायद ये महाशब्द निकल करके आया होगा कि एक महान राजा के आधिपत्य वाला क्षेत्र रहा कभी करके। तो ये महाकौशल की अवधारणा भी हमारे पास आ गई। हो गया दक्षिण कौशल, महाकौशल, और कौशल तो था ही, वहां से दक्षिण कौशल बना था। फिर आते हैं तीसरी अवधारणा, चेदीसगढ़। अब चेदीसगढ़ ये जो है शब्द, मैं आपको बताया था महाजनपद की कहानी में हमें दूसरा जनपद जो मिला था वो चेदी जनपद था। उसी चेदी जनपद का क्षेत्र होने के कारण चेदीसगढ़ कह दिया गया होगा, ऐसा मानना है। एक इतिहासकार है, केवल एक इतिहासकार है, राय बहादुर हीरालाल, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये कहानी जो है वो सही प्रतीत नहीं होती है। उनका कहना है, राय बहादुर हीरालाल का, कि चेदीसगढ़ बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हो गया है भाषा के भेद के कारण या भाषा में विकार के कारण। होता है ना, हम शब्दों को अलग अलग अंदाज में बोलने लग जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो वो ऐसा कहने लगे कि चेदीसगढ़ ही बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हुआ है। ये गलत है, ये धारणा गलत कैसे हो सकती है ये समझते हैं। जब इसके लिए थोड़ा व्याकरण के नियम जानना पड़ेगा हमको। जब किसी भाषा में परिवर्तन होता है क्षेत्रीयता के आधार पर, तो ना वर्ण तो बदलते नहीं है। अब वर्ण आप सबको पता ही है, क ख ग घ अंग ये वाले जो होते हैं, इसमें या तो पहला वाला जो वर्ण है जैसे क है तो क के बाद ख और फिर ग, तो क ना ग में बदल सकता है, ख में नहीं बदलेगा। ये भाषा का नियम होता है। तो अगर आप इसको देखें च से छ, तो भाई च जो है वो छ में नहीं बदल सकता, झ में बदल सकता था उच्चारण के अपवाद के कारण या विकार के कारण। तो ये कहानी इनकी सटीक नहीं दिखाई देती। इस बात की पुष्टि बहुत सारे विद्वानों ने की है, जैसे भाषा विद्वान है भालचंद्र तैलंग जी, ये नाम नोट करें अपने नोट्स में। भालचंद्र तैलंग जी ने साफ कह दिया कि ये भाषा का विकार के कारण बन ही नहीं सकता। तो आप, वो भाषाविद हैं, उनकी बात मान सकते हैं। और अगर नहीं तो छत्तीसगढ़ के एक और भाषाविद हैं रमेश चंद्र मेहरोत्रा साहब, जिनकी किताबें भी आती हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो रमेश चंद्र मेहरोत्रा साहब ने भी साफ किया कि च बिगड़ करके छ हो, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। तो राय बहादुर हीरालाल जी की ये कहानी हमको फ्लॉप होती हुई दिखाई देती है। फिर भी अब है तो तथ्य याद रखना है। फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की कहानी जो है ना ये फनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। छत्तीसगढ़ कहा है जे.बी. वेंगलर ने या वेगलर ने। अब ये जे.बी. वेंगलर या वेगलर कौन है? तो भाई ये जो कनिंघम साहब है ना, उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके साथ काम करते थे। और इन्होंने कहीं से एक जनश्रुति सुन ली थी, एक कहानी होती है ना जनता में प्रचलित कहानी। तो उन्होंने सुना था कि बिहार क्षेत्र से बहुत सारे चर्मकार परिवार जो थे उनको निकाल दिया गया। एक्चुअल में 36 चर्मकार परिवार थे जिनको निकाल दिया गया। और किसने निकाला? जरासंध नाम के एक राजा ने। अब जरासंध कौन है इसके लिए आपको महाभारत पढ़ना जानना पड़ेगा। तो बस ये जान लीजिए कि जरासंध के नाम के एक किरदार ने अपने यहां से चर्मकारों को निकल जाने का आदेश दिया। ये चर्मकार निकल करके हमारे अंचल में आकर के बसे और 36 घर उन्होंने बनाए, और यही 36 घर आगे चल के छत्तीसगढ़ बने। ये केवल एक जनश्रुति है, और जनश्रुति के आधार पर नामकरण ये ज्यादा से ज्यादा हास्यास्पद ही लगता है। तो ये नाम भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई देता है। इस बात को भी माना जा सकना कठिन है। अब आते हैं एक और नाम, अधिष्ठी। अधिष्ठी ये टॉलमी नाम के एक भूगोलवेत्ता है, भूगोल के जानकार, पुराने बहुत यूनान से आए हुए, और उन्होंने अधिष्ठी शब्द यूज कर दिया था। ये एक ऐसा नाम है जिसको अब तक किसी इतिहासकार ने आसपास भी प्रयोग नहीं किया था। अधिष्ठी या अधिष्ठान पर्वत ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण की तरफ यानी कि तेलंगाना
राज्य की तरफ मौजूद एक पर्वत है और उस आधार पर उन्होंने कह दिया था। इस बात की पुष्टि ऐसे भी कर सकते हैं कि टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को हीरा व्यापार का केंद्र कहा है। क्या ये हो सकता है? टॉलमी ने क्या कहा छत्तीसगढ़ को? हीरा व्यापार का केंद्र। क्या यह संभव है? नहीं है संभव। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अलेक्जेंड्राइड मिलता है लेकिन हीरा नहीं है भाई। चिन्हित होने के बाद भी इतना भंडार तो नहीं है कि आप उसे व्यापार का केंद्र कह दें। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी भ्रम में या किसी गलत जानकारी के कारण ऐसा नामकरण किया हो। फिर भी इतिहासकारों ने दर्ज किया है तो हमारे पास इतने सारे नाम हो गए। दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, अधिष्ठी और महाकौशल, इतने सारे नाम हमारे पास छत्तीसगढ़ के अब तक आ चुके। लेकिन अभी भी मेन नाम आना बाकी था, यानी छत्तीसगढ़। ये आधुनिक युग में संभव हुआ, यानी कि मॉडर्न एरा में संभव हुआ। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नामकरण किस कालखंड में प्राप्त हुआ? आधुनिक कालखंड में या जिसे नव इतिहास काल कहते हैं उसमें प्राप्त हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिए, बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जिन्होंने दावा किया छत्तीसगढ़ नाम का। तो आपको ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, उन स्रोतों का उल्लेख करिए या जानकारी दीजिए। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ के नामकरण पे, ऑफिशियल नामकरण, और यहां बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक फैक्ट ध्यान से सुने, नोट्स बनाते जाए। सबसे पहले हम नामकरण के इस इतिहास को अलग अलग कालखंड, अलग अलग वर्ग में बांटेंगे। साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर नामकरण, उसके बाद बात करेंगे अभिलेख के आधार पर, क्योंकि इतिहास सबूत मांगता है। तो साहित्यिक सबूत सबसे अच्छे होते हैं, अभिलेख कभी मिटाए नहीं जा सकते, इसीलिए अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख के आधार पर। इसके अलावा विदेशी जो विवरण करके गए हैं, इसको सटीक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं लिखा है। तो विदेशी विवरण और फिर शासकीय विवरण, ये अब कल अलग अलग खंड में देखते जाएंगे। ये वन लाइनर भी होने वाला है और मेंस का मटेरियल भी सुनेंगे। तो पहले आते हैं साहित्यिक साक्ष्य, जहां छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। सन के साथ जरूरी होगा। सबसे पहले 1497 1497 दलराम राव, कई किताबें दलपत राव लिख देती हैं, दलराम राव है, क्लियर करिए। खैरागढ़ एक रियासत है, राजनांदगांव के भीतर पड़ती है। वहां एक राजा थे लक्ष्मी निधि राय, और उन लक्ष्मी निधि राय के दरबार में रहते थे दलराम राव। उन्होंने अपने राजा के सम्मान में गीत गाया और उस गीत में आपको छत्तीसगढ़ जैसा शब्द सुनाई देता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि दलराम राव वो पहले कवि हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या कहा उन्होंने अपने राजा का नाम लेते हुए कहा, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, चित्त यानी ध्यान दे करके, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। ये लाइन में आपको छत्तीसगढ़ वाली फीलिंग मिल जाती है। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। इस लाइन को हम मानते हैं छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग होने का संभावना, इसलिए दलराम राव इतिहास में दर्ज हो गए। फिर बात करते हैं दूसरे। 1689 में कवि गोपाल मिश्र बहुत जाने माने कवि रहे और इन्होंने दो राजाओं के शासनकाल में सर्व किया है। एक राजा तखत सिंह और दूसरा राज सिंह। प्रश्न में आए तो राज सिंह लगा के आना। हालांकि अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप अपने उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए बता सकते हैं कि वो तखत सिंह से लेकर राज सिंह तक रहे हैं, दोनों कलचुरी वंश के राजा हैं। तो गोपाल मिश्र की एक किताब आई, खूब तमाशा, बहुत बेहतरीन किताब में से एक है। रतनपुर के पतन की कहानी भी बताता है ये। तो खूब तमाशा, इस किताब में आपको पता चलेगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो कवि गोपाल मिश्र अपनी कविता में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गुढ़ाई जानी, सेना स्वामिन को रहे सके एड को मानी। ये आप नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ गाढ़े जहां बड़े गुढ़ाई जानी, सेना स्वामिन को रह सके एड को मानी। ये गोपाल मिश्र ने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर दिया। भाई दोहा याद करें, और अगर आपने मेंस में ये लिख दिया ना, एक बार में आपका उत्तर स्वीकार पूरे नंबर के लिए। फिर बात करते हैं तीसरा। 1818 से 1819 के बीच एक ब्रिटिश अधिकारी जो छत्तीसगढ़ को सर्व कर रहे थे, जेनकिंस नाम था उनका। जेनकिंस ने एक किताब लिखी, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो भाई इस किताब के नाम में आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, ज्यादा इसमें क्या वर्णन करना। इसके बाद 1896 में बाबू रेवाराम रतनपुर के एक बहुत जाने माने कवि रहे, और इन्होंने अपनी एक किताब विक्रम विलास, ये किताब का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार प्रश्न पूछ चुका है। विक्रम विलास एक कहानी थी, सिंहासन बत्तीसी, बचपन में शायद आपने सुना हो। एक सिंहासन था, 32 पुतलियां निकल करके राजा को रोज एक कहानी सुनाती थी और राजा जवाब देते थे। उज्जैन के वो प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य वाली कहानी, उसी का ये अनुवाद है या रूपांतरण है विक्रम विलास। उसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, और बाबू रेवाराम जो है, अब जिक्र करते हुए क्या कहते हैं, ये बहुत सुंदर लाइन है, इसमें दक्षिण कौशल और छत्तीसगढ़ दोनों शब्द आते हैं। तो
तो बाबू रेवाराम की इस पंक्ति को तो आपको याद करना ही करना है। तिनमें दक्षिण कौशल देशा, तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जहां हरि ओतु कर बेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। कितना बेहतरीन पंक्तियां हैं, और इसमें आपको एक बार मिलता है दक्षिण कौशल और एक बार मिलता है छत्तीसगढ़ शब्द। तो दोनों शब्दों का प्रयोग किस रचनाकार ने किया है? बाबू रेवाराम। ये सारे फैक्ट ना मैं आपको बताऊंगा और डिटेल से बताऊंगा, पूरे इतिहास का में हम ऐसे ऐसे फैक्ट जानते ही रहेंगे। तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद साहित्यिक साक्ष्य यहां तक हो गए, लेकिन और भी इतिहासकार हैं या साहित्यकार हैं जिन्होंने लिखा है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है गंगाधर मिश्र जी का, जिनका एक अप्रकाशित ग्रंथ रहा संस्कृत में। वो लिख रहे थे गंगाधर मिश्र जी 1689 में कोसलानंद महाकाव्य कोसलानंद महाकाव्य। तो उन्होंने क्या शब्द यूज किया है? एक तो किताब में कोसलानंद, ऊपर से दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे एक महाराष्ट्रियन लेखक की, नाम है काशीराम गुप्ते। काशीराम गुप्ते जी की रचना है 1707 की, और उन्होंने इस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। किताब का नाम है नागपुरकर भोसल्यांची भखर, नागपुरकर भोसल्यांची भखर, यानी नागपुर वाले भोसले साम्राज्य का भखर क्षेत्र। ये इस किताब का अगर देखें तो रूपांतरण बनेगा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है इस क्षेत्र के लिए। तो आप सबको पता है मराठों ने अधिकार किया, नागपुर के मराठे थे जिनको भोसले शासक कहा जाता था, तो उस किताब में आपको छत्तीसगढ़ शब्द का यूज मिलेगा। तो मराठी इतिहास भी हो गया। और अब एक ऐसी इतिहासकार की कहानी के बारे में जो कि भाई थोड़े से बहुत दूर है छत्तीसगढ़ के, मलिक मोहम्मद जायसी साहब। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, फिल्म नहीं ये किताब है, और इसी किताब पे बेस्ड बनी थी पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी आपको हमारे प्रदेश का जिक्र मिलता है, और जिक्र मिलता है रतनपुर शब्द का। उन्होंने लिखा था दक्षिण दाहिने रहे तिलंगा, यानी तेलंगाना की बात करते हुए, दक्षिण दाहिने रहे तिलंगा, उत्तर माझ होए गढ़ कटंगा, कटंगा प्रदेश माझ के क्षेत्र की तरफ, और माझ रतनपुर सोहे द्वारा, ठीक मध्य में रतनपुर का सुंदर द्वार, और झारखंड के बाऊ पहारा। ये लाइन पद्मावत में प्रयोग हुई है, यानी उन्होंने रतनपुर शब्द का प्रयोग किया था। हो सकता है जिस कालखंड की यह बात हो, रतनपुर के वैभव के कारण छत्तीसगढ़ को रतनपुर प्रदेश भी कहा जाता हो। यह भी एक जगह फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। ये तो हो गए साहित्यिक साक्ष्य। अब आते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? वो जो अमिट है उसे अभिलेख कहते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अभिलेखीय माने जाएंगे, यानी कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। तो वही अभिलेख शब्द पे आते हैं, और देखते हैं कौन कौन से अभिलेखों में छत्तीसगढ़ का जिक्र है। सबसे पहले प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख ये राजा समुद्रगुप्त हुए, गुप्त वंश के बहुत फेमस राजा, जिनका सपना था पूरे भारत को जीतना। धरणी बंद कहलाना चाहते थे वो, धरती को एक सूत्र में बांधने वाला। तो उन्होंने उत्तर भारत पे भी हमला किया, दक्षिण भारत पे भी हमला किया, और जब दक्षिण भारत की तरफ हमला कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे और 2 राजाओं को हराया भी। और इसी क्रम में उन्होंने अपने इस प्रशंसा पत्र में, यानी प्रयाग अभिलेख क्या है, उनकी इस प्रशंसा की कहानी कहता है, उसमें दक्षिण कौशल या दक्षिणापथ शब्द का प्रयोग किया। दक्षिण कौशल या दक्षिणापथ। अब बात करें दक्षिण कौशल, यहां भी आ गया, और दक्षिणापथ क्यों? दक्षिण जाने का रास्ता, पथ यानी रास्ता। ये प्रयाग अभिलेख लिखा था हरिशेन ने। ये प्रश्न पीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे इसे। फिर बात करते हैं रतनपुर शिलालेख। रतनपुर शिलालेख छत्तीसगढ़ का अपना है। एक बहुत प्रतापी राजा हुए, कलचुरी राजा जाजल्य देव, उनके अभिलेख में दक्षिण कौशल के महाराज शब्द लिखा हुआ है, यानी ये भी साफ हो गया कि रतनपुर शिलालेख में दक्षिण कौशल कहा जाता था। फिर कुसुरपाल अभिलेख। कुसुरपाल अभिलेख के लिए बस्तर चलना पड़ेगा। राजा हुए सोमेश्वर देव। मैं आपको बताया था बस्तर में पढ़ेंगे हम छिंदक नागवंश की कहानी, तो उस छिंदक नागवंश में सोमेश्वर देव नाम के राजा हुए, उनके अभिलेख में भी दक्षिण कौशल के विजयी राजा ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो एक बार और हमको मिल गया दक्षिण कौशल शब्द। एट लास्ट हमारे पास है पृथ्वीदेव प्रथम, ये भी कलचुरी राजा है, उनका रायपुर ताम्रपत्र। अब ये ताम्र के पत्र पर, यानी तांबे के एक पतली पट्टिका पर लिखा गया लेख है, उसमें कौशल प्रदेश लिखा है या कौशल क्षेत्र लिखा है। तो अभिलेखों में या तो आपको दक्षिण कौशल मिला या कौशल प्रदेश मिला, और एक जगह दक्षिणापथ। इसके अलावा एक दंतेवाड़ा अभिलेख भी प्राप्त हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है, लेकिन यहां मैं मेंशन नहीं कर पाया हूं, आप उसको ध्यान रखेंगे। कौन से अभिलेख में छत्तीसगढ़ शब्द मिलता है? दंतेवाड़ा अभिलेख। कुछ चीजें नोट्स बनाइए ना अच्छे से। अच्छा, वीडियो बार बार देख सकते हो यार, ऐसा लग रहा हो कि हम लिख लिख करके पढ़ाएं, बहुत समय लगेगा, इसलिए ये आपको समय भी बचाएगा और फैक्ट एकदम आपके पास रहेंगे। फिर बात करते हैं विदेशी विवरण। अब विदेशियों का विवरण जो है ये भी इंटरेस्टिंग है।
ये इसलिए क्योंकि ये बिना किसी दबाव के लिखते हैं। तो वही अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया, महाकौशल। तो ए कनिंघम का महाकौशल, जो कि कई जगह सही भी नहीं लगता, इसलिए क्योंकि महाकौशल शब्द और किसी ने प्रयोग नहीं किया है। हाँ, महानता बताते हुए करो, ठीक है। टॉलमी अधिष्ठि हम पहले ही पढ़ चुके। बेगलर छत्तीसगढ़ हम पहले इसको खारिज कर चुके। कैप्टन ब्लंट एक विदेशी यात्री थे, छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए और उन्होंने जो देखा समझा उसको अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा और उसमें से निकल करके आया शब्द छत्तीसगढ़। यानी कैप्टन ब्लंट ऐसे विदेशी यात्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और ह्वेन सांग भाई एक चाइनीज यात्री था, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बौद्ध दार्शनिक भी रहा, तो उसका तो बहुत प्रभाव है भारत के इतिहास पे। भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो मैं और बताऊंगा उनकी कहानी। लेकिन वो आए थे छत्तीसगढ़ कहते हैं, और जब आए तो सिरपुर का उन्होंने दौरा किया, सिरपुर देखा और शायद किसी से पूछा एक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसने बताया कि कौशल प्रदेश कहते हैं। अब ये चाइनीज आदमी के मुंह से निकला नहीं होगा, चाइनीज है ना, साले कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके मुंह से निकला नहीं होगा और उसने बोल दिया होगा किया सलो। तो वो ये नाम चाइनीज नाम आ गया अपना, किया सलो। ये तो चाइनीज से दूर रहना अपने को, ठीक है ना। चलिए ये फैक्ट याद रखना। फिर बात करते हैं शासकीय विवरण। अब ये बहुत जरूरी है। शासन के किस लेख, अभिलेख, प्रपत्र में या गजट में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है अंग्रेजों के समय? तो हमारे पास दो हैं, एक बिलासपुर गजेटियर, गजेटियर यानी शासकीय प्रपत्र को कहते हैं गजेटियर, और दूसरा रायपुर गजेटियर। पहले बिलासपुर गजेटियर 1795 वाला, इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है, और दूसरा है रायपुर गजेटियर जिसको नेल्सन साहब ने संपादित किया था और उसमें रायपुर शब्द मिलता है, ना कि छत्तीसगढ़ शब्द। तो दो गजेटियर है हमारे पास। ये तो हो गए भाई आपके लिए फैक्ट छत्तीसगढ़ के नामकरण के पीछे। अब बात करते हैं कौन कौन से अन्य साक्ष्य हैं हमारे पास। तो रामायण में कोसल लिखा गया है और बस्तर को लिखा गया है दंडकारण्य। रामायण में कोसल और दंडकारण्य, और उत्तर रामायण या रामायण के आखिरी खंड की तरफ दक्षिण कोशल शब्द भी मिलेगा। महाभारत के सभा पर्व में, ये भी पूछ सकता है, महाभारत के किस अध्याय में? तो सभा पर्व नाम के अध्याय में कोसल शब्द का प्रयोग है। और बस्तर के लिए महाकांतार, बस्तर को महाभारत में क्या कहा गया है? महाकांतार। कांतार का मतलब होता है जंगल और महा का मतलब होता है महान, अगेन, तो महाकांतार ये हो गया। डॉक्टर शंकर शेष जो कि एक बहुत जाने माने पुरातत्वविद भी हैं और साहित्यकार भी, डॉक्टर शंकर शेष ने 36 किला शब्द प्रयोग किया, यानी 36 किलों की जगह ये छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने नाम यूज किया है। वाल्मीकि ऋषि, पाणिनि जो कि व्याकरण के ज्ञाता हैं, और कालिदास जैसे लेखकों ने छत्तीसगढ़ को कौशल कहा है बार बार, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मुगलों के समय यानी कि अकबर और जहांगीर के समय छत्तीसगढ़ को रतनपुर प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक राजा है कल्याण साय, काफी दिन तो वहां जाकर के उन्होंने अपनी सेवा दी थी। इसके बाद लाला प्रद्युम्न सिंह, ये खैरागढ़ के राजा हैं, राजा तो नहीं है, साहित्यकार हैं, लाला प्रद्युम्न सिंह। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 राजा होते थे, हर किसी की अपनी राजधानी थी और एक किला भी हुआ करता था, किले को गढ़ कहते हैं, और इसी आधार पर यह नामकरण हुआ होगा छत्तीसगढ़। तो लाला प्रद्युम्न सिंह का, जो कि खैरागढ़ से संबंधित है। इसके अलावा हाँ, ये एक ऐसा साक्ष्य जो जनरली बहुत लोग को नहीं पता होता है। एक साहित्यकार रहे, खगोलविद रहे, यानी कि वो ज्योतिष गणना करने वाले व्यक्ति, वाराह मिहिर, उन्होंने एक किताब लिखी वृहत संहिता। उस वृहत संहिता किताब में भी आपको छत्तीसगढ़ का जिक्र मिलता है, दक्षिण कौशल लिखा हुआ। इतने सारे स्रोत हैं जहां से छत्तीसगढ़ का नामकरण मिला, और हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं सबको पढ़ने और आकलन करने के बाद कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल है। हाँ, बीच के क्रम में अलग अलग नाम जरूर मिले, लेकिन आधुनिक काल आते आते छत्तीसगढ़ का नाम 36 किलों के आधार पर या 36 गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ कहा जा सकता है। अब अंत में आप इस उत्तर को कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो भाई ये प्रमाणित होता है, एक अंग्रेज अधिकारी थे, यहां पर हम उनका नाम मेंशन करते हैं और आप ये ध्यान भी रखेंगे, मिस्टर चिश्म। इन्होंने छत्तीसगढ़ के आधार पर राजस्व का ब्यौरा भी बनाया था। इनके डॉक्यूमेंट को आधार मान सकते हैं, और उनका कहना था कि शिवनाथ नदी के उत्तर में और दक्षिण में 18 गढ़ हैं, और इन्हीं गढ़ों के नाम के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ था। किसी भी उत्तर में आपको सभी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिखना होता, ना बताना होता है, तो इतना मेहनत मत करिएगा। हाँ, याद करना चाहते हैं तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं याद, मैं सभी किलो का नाम आपको भेज दूंगा। तो ये था भाई आज के लिए आपका चैप्टर और डेमो क्लास का पहला हिस्सा।
तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, हमारी डिटेलिंग समझ में आ रही हो, तो आप जानकारी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और हम इस क्रम का अगला वीडियो कल आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का।